ग्रिल्स। मैं ब्रिटिश स्पेशल फोर्सेस में काम कर चुका हूँ, एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ चुका हूँ और आर्कटिक के जमे हुए समंदर को पार कर चुका हूँ। आज मैं इक्वेडोर में हूँ, खतरनाक जंगलों और पहाड़ों से भरे देश में। हर साल इस इलाके से सैकड़ों लोगों को बचाकर निकाला जाता है। मैं आपको दिखाऊंगा कि इस इलाके से जिंदा बाहर कैसे निकलते हैं। मैं अब भी करीब 12,000 फुट की ऊंचाई पर हूं और यहाँ का तापमान शून्य से बस थोड़ा ही ऊपर है। ऐसे में इस ऊंचाई पर गीले शरीर और ठंड का मेल जानलेवा साबित हो सकता है। मेरे नीचे कई मील दूर तक सिर्फ घना जंगल है और इस ऊंचाई पर होने की वजह से इन जंगलों को क्लाउड फॉरेस्ट कहते हैं। इनके नीचे है गर्मी और उमस से भरा अमेज़न जंगल। मैं उसी जंगल की तरफ जाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि वहीं अमेज़न नदी की सहायक नदियां हो सकती हैं और जहां नदी होती है वहां इंसान भी मिल सकते हैं और मैं सुरक्षित जगह तक पहुंच सकता हूं। और ये देखिए, ये एक विशाल घाटी है और यहाँ मुझे दूर दूर तक सिर्फ बादल ही नजर आ रहे हैं और ये लगती तो बहुत खूबसूरत है लेकिन हौसला तोड़ने वाली भी है। इसका मतलब मुझे ज्यादा मेहनत करनी होगी। सिर्फ एक पानी की बोतल, एक चाकू और आग जलाने वाला पत्थर है। मैं पूरी तरह से गीला हूं और बहुत ठंड लग रही है और 12,000 फुट की ऊंचाई पर हूं, इसीलिए मुझे खतरा है एक्सपोजर का और हाइपोथर्मिया का। और मैं अनुभव से जानता हूं कि इनका असर बहुत जल्दी हो सकता है। ये एक जानलेवा मेल है, ठंड, गीले शरीर और ऊंचाई का, इसीलिए मुझे जल्द से जल्द नीचे उतरना होगा। यहाँ हर 1,000 फुट नीचे आने का मतलब है तापमान का करीब 2 डिग्री बढ़ना। मैं अभी कम से कम 2,000 फुट नीचे आ चुका हूँ। मुझे और 10,000 फुट नीचे जाना है। बारिश हो रही है मगर अब मुझे आगे पेड़ नजर आने लगे हैं और ये मेरे लिए अच्छा इशारा है। इसका मतलब मैं क्लाउड फॉरेस्ट से ज्यादा दूर नहीं हूँ, इसीलिए आगे बढ़ना है। लेकिन इस ऊंचाई पर आगे बढ़ पाना मुश्किल काम है। 10,000 फुट की ऊंचाई पर समंदर की सतह के मुकाबले करीब 15% कम ऑक्सीजन होती है। आप समझ गए होंगे कि ऊंचाई पर आगे बढ़ना कितना मुश्किल हो सकता है। मेरे नीचे अभी भी क्लाउड फॉरेस्ट के कुछ हिस्से हैं, मगर ये मेरे लिए अच्छी खबर है क्योंकि वहां मुझे रात बिताने लायक एक अच्छी जगह और अच्छा खाना मिल सकता है। देखकर हैरानी होती है कि ये पेड़ पौधे कितनी तेजी से बदल गए हैं। यहाँ का तापमान करीब 6 डिग्री ज्यादा है। ऐसा लगता है ये एक नई दुनिया है जो हरी भरी है लेकिन बहुत डरावनी भी। जब इन निचले ट्रॉपिकल इलाकों में गर्म हवा आती है तब वो यहाँ कंडेंस हो जाती है और फिर 8 से 10,000 फुट की ऊंचाई पर उसकी वजह से बादल घिरते हैं, बारिश होती है और यहाँ इतनी खामोशी है कि मैं बारिश की बूंदों के अलावा और कोई भी आवाज बिल्कुल सुन नहीं पा रहा हूँ। और देखिए सब कुछ कितना गीला है। ये देखिए, आप इसे बाहर खींच सकते हैं, ऐसे निकाल लीजिए इसे और आप इसे दबाएंगे तो इसके अंदर से देखिए पानी निकल रहा है। इसका मतलब मुझे आगे कहीं पानी का सोता मिलेगा। पर यहाँ हर जगह सड़ रही लकड़ियों की बदबू आ रही है। ऐसा लगता है पूरा इलाका ही सड़ रहा है। क्लाउड फॉरेस्ट में जमीनी इलाकों के मुकाबले खाने पीने की ज्यादा चीजें मिलती हैं। यहाँ के उमस भरे और नम माहौल में हजारों तरह के पेड़ पौधे होते हैं और जीव भी। मैं हूँ बेयर ग्रिल्स। मैं ब्रिटिश स्पेशल फोर्सेस में काम कर चुका हूँ, एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ चुका हूँ और आर्कटिक के जमे हुए समंदर को पार कर चुका हूँ। आज मैं इक्वेडोर में हूँ, खतरनाक जंगलों और पहाड़ों से भरे देश में। हर साल इस इलाके से सैकड़ों लोगों को बचाकर निकाला जाता है। मैं आपको दिखाऊंगा कि इस इलाके से जिंदा बाहर कैसे निकलते हैं। जंगल में हर जगह खाने लायक कुछ ना कुछ मिल ही जाता है, बस आपको पता होना चाहिए कि ढूंढना कहाँ है। ये देखिए, ये एक ऑर्किड है। ये मेरा एक पसंदीदा ऑर्किड है क्योंकि ये आसानी से पहचाना जा सकता है। ये ब्राउन स्पॉटेड येलो ऑर्किड है क्योंकि इसके ऊपर भूरे रंग की चित्तियां हैं और ये पीला है। मगर इसकी खूबी ये है कि इसे खाया जा सकता है। इक्वेडोर में 10,000 से ज्यादा किस्म के पेड़ पौधे मिलते हैं। फूलों से मुझे तेजी से काफी शुगर मिल सकती है, मगर मैं इनसे भी कुछ बेहतर ढूंढ रहा हूँ।
ये असल में फर्न की नाजुक कोंपले हैं जिन्हें खाया जा सकता है। यहाँ रहने वाले आदिवासी इन्हें जमा करके रखते थे और फिर खाते थे, मगर खाने से पहले कम से कम 2 बार उबाल लेना चाहिए। और इनकी पहचान है इनकी बंदर की पूंछ जैसा आकार, और इसके अलावा ये एक बहुत ही चिपचिपी चीज से ढके भी रहते हैं। और ये दरअसल इनकी सुरक्षा के लिए होता है ताकि इन्हें कीड़े मकोड़े खा ना जाएं। तो मैं इनके ऊपरी हिस्से को काटूंगा और फिर इन्हें मैं बाद में उबाल कर खाने वाला हूँ। 2 बार उबालने से इसकी चिपचिपी जहरीली परत निकल जाती है, क्योंकि इसे खाने से पेट में दर्द हो सकता है। अब मुझे कहीं सिर छिपाने की जगह ढूंढनी है। मैं ये खुद भी बना सकता हूँ, लेकिन यहाँ मुझे कई कुदरती आश्रय मिल सकते हैं। वहाँ पर एक गुफा दिख रही है वहाँ अंधेरे में, और अब मुझे ऐसी कई और गुफाएं दिखने लगी हैं। मुझे लगता है कि इन्हीं में से किसी एक गुफा में मैं रात बिता सकता हूँ, मगर पहले मुझे उन गुफाओं तक पहुंचना होगा। और इस पानी का बहाव बहुत तेज है, ये काफी गहरा भी है। इस सोते को पार करने लायक कोई अच्छी जगह नहीं मिल रही है, लेकिन मुझे यहाँ बांस दिख रहे हैं और उनकी मदद से मुझे इसे पार करने की तरकीब सूझी है। हम एवरेस्ट पर ऐसे ही दरारों को पार करते थे। हाँ, मैंने पहले इसी को देखा था, बांस के इस झुंड को। और बांस की 100 से भी ज्यादा प्रजातियां होती हैं, तो मुझे उम्मीद है कि ये सारा बांस खोखला और थोड़ा पतला हो, जिससे कि मैं अपने चाकू से इसे काट सकूं। देखते हैं क्या होता है। Man vs. Wild. मैं अभी वर्षा वन के किनारे पर पहुंचा हूं और यहां से आगे का सफर और भी मुश्किल होने वाला है। मैं इक्वाडोर के बाहर निकल आया हूं और अब विशाल अमेज़न के घने और अंधेरे जंगलों के अंदर जाने वाला हूं। वर्षा वन 3000 फुट से कम की ऊंचाई पर ही मिलते हैं और वहां हर साल करीब 9 फुट बारिश होती है। उनमें 10 लाख से ज्यादा प्रजाति के पेड़ पौधे और जीव पाए जाते हैं। मैं अब यकीनन वर्षा वन के अंदर हूं, और मैं ऐसा यकीन से इसलिए कह सकता हूं क्योंकि जंगल की छत काफी ऊंची है। इन पेड़ों की ऊंचाई करीब 80 फुट तक हो सकती है, और यहाँ उमस भी काफी है जिसे मैं महसूस कर पा रहा हूँ। इसे बर्दाश्त करना मुश्किल है, लेकिन मैं इस वक्त एक खाड़ी के पास हूँ और मुझे उम्मीद है कि ये मुझे एक नदी तक पहुंचाएगी। उम्मीद है अमेज़न नदी तक, और फिर इंसानी बस्ती तक भी। बारिश के मौसम में ये भी उफनने लगती है, मगर अभी मैं इसके सहारे नीचे जा सकता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पानी के 2 सोते मिल रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि पानी यहाँ से नीचे की तरफ बढ़ता जा रहा है। अमेज़न जंगल के इस हिस्से में कई अलग अलग किस्म के जीव रहते हैं, और यहाँ दुनिया के कुल जीवों का करीब 8% रहता है। ओह, ये देखिए जरा, ये हैं पाम बीवल ग्रब्स। वाह, मैं एक बात बता दूं, मैंने इनसे बड़े कीड़े जिंदगी में पहले कभी नहीं देखे। और यही वो जगह है जहां इन्हें खाना मिलता है। ये पाम के पेड़ के सड़ रहे अंदर वाले हिस्से को खाते हैं, लेकिन ये कीड़े बहुत ही बड़े हैं। यहाँ रहने वाले लोग इन्हें चाव से खाते हैं, उन्हें ये बहुत पसंद है, और इनके अंदर काफी प्रोटीन होता है। लेकिन इन्हें ऐसे ही साबुत खाया जा सकता है। ये देखिए कैसे छटपटा रहा है। बाप रे, इसका स्वाद तो। हाल ही में एक औरत वर्षा वन में भटक गई थी, मगर वो 2 हफ्तों तक यहाँ कम गहरे पानी से सिर्फ पिराना मछलियां पकड़ पकड़ कर खाती रही और उन्हीं के सहारे जिंदा रही। मुझे कोई कम गहरी जगह ढूंढनी होगी जहां से मैं साफ साफ देख सकूं कि तल पर क्या है। तो मुझे इस वक्त जंगल का एक तालाब मिला है जिसका पानी लगातार घट रहा है, और आप देख सकते हैं इसके किनारे पर वहां तक पानी था और अब वहां सिर्फ कचरा बच गया है। मगर ऐसे ही तालाबों में मछलियां फंस जाती हैं, और यहाँ का जो पानी है वो कम गहरा है, तो मुझे आसानी से मछलियां मिल सकती हैं।
मैं ये कैमरा पानी के अंदर डाल देता हूँ ताकि आप भी उन्हें पानी के नीचे तैरते हुए देख पाएंगे। मुझे यहाँ काफी सारी मछलियां दिख रही हैं। अगर मैं सब्र से इंतजार करूं तो मुझे शिकार जरूर मिलेगा। वहां एक मछली नजर आ रही है। लीजिए, मिल गई। आप ही सोचिए, अगर ऐसी मछलियां हजारों की संख्या में हो तो इंसान को कंकाल बनाने में उन्हें कितनी देर लगेगी। तेज धारदार दांत, और ये वाली लगभग मर चुकी है, फिर भी इसमें इतनी ताकत है कि इसे दांत में फंसा सके। छिछले पानी में शिकार करना भले ही आसान लगता हो, मगर पिराना जैसी मछलियों को पकड़ने के लिए सब्र चाहिए। पर मैंने घंटे भर में ही इतनी मछलियां पकड़ ली हैं कि मेरा पेट भर सके। मैं अब आग जलाने वाला हूं, क्योंकि इन मछलियों को अच्छी तरह पकाना जरूरी है। इनके अंदर खतरनाक परजीवी होते हैं। मैंने एक कुकिंग रैक बनाया है और इसके ऊपर फर्न की पट्टियां उबल रही हैं। मैंने इन्हें पहले भी कई बार उबाला है। मैंने पानी बदल दिया है ताकि अच्छी तरह से पक जाएं। और इसके अलावा मैं फर्न की कुछ और पत्तियों को यहाँ बांस के अंदर पका रहा हूँ, और मैंने इन पत्तियों के अंदर पिराना मछलियों को लपेट दिया है। और मेरे ख्याल से ये अब तक पककर तैयार हो चुकी होंगी। ये देख रहे हैं आप, ये मुझे अपने खतरनाक दांत दिखा रही है, लेकिन इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। और मैं अब इसे इस पत्ती पर रखने वाला हूँ। ये अच्छी बात है कि मुझे इन्हें अच्छी तरह से पकाने के लिए वक्त मिल गया। इन्हें खाने में बहुत मजा आएगा। मछली और ये डंठल बहुत स्वादिष्ट होने वाले हैं। और ये मेरे लिए किसी दावत से कम नहीं है। इनका स्वाद बहुत ही चिपचिपे बेस्वाद एस्पैरागस जैसा है। मगर एक बात कहूं, अगर थोड़ा मेयोनेज होता तो ये स्वादिष्ट बन जाता। मैं पिराना के साथ खाकर देखता हूं। वैसे ये मछली इतनी खतरनाक और हमलावर होती है, पर इसका स्वाद उतना बुरा नहीं है। मेरा पेट भर चुका है, इसीलिए अब मुझे बस चैन की नींद चाहिए। Man vs. Wild with Bear Grylls. मेरा पैर एक चट्टान से टकराया। यहाँ पानी का स्तर लगातार कम होता जा रहा है और नीचे तल पर नुकीला बेड रॉक है जो मेरी हड्डियां तोड़ सकता है। अब मुझे नदी से निकलना होगा। मैं इसे छोड़ सकता हूँ। एक बार फिर से सख्त जमीन पर आकर काफी अच्छा लग रहा है। इस सफर के दौरान मुझे ऐसा लग रहा था कि कुदरत की शक्तियों का सामना कर पाना आसान नहीं है, लेकिन इस वीराने में अपनी जान बचाने के लिए सबसे जरूरी है कि आप कभी हिम्मत ना हारें। भले ही आपकी योजनाएं असफल हो जाएं, आप जितनी देर तक बचे रहेंगे, यहाँ से निकलने की संभावना उतनी बढ़ती जाएगी। मैं जरा कैमरा घुमा लेता हूँ। आप देख सकेंगे वहाँ दूर आग जल रही है और एक डगआउट कनू भी दिख रही है। मैं जानता था कि अगर मैं इस सोते के रास्ते आगे बढ़ता रहूं तो किसी नदी तक पहुंच जाऊंगा, जैसे अमेज़न नदी तक, और फिर वो नदी आखिरकार मुझे किसी न किसी इंसानी बस्ती तक पहुंचा ही देगी। और उस आग और कनू को देखकर लगता है कि अब मेरा सफर यहीं खत्म होगा।